चलो बात करते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, नैतिकता का प्रबंधन क्या है। नैतिकता का प्रबंधन क्या है? कल की क्लास को हम लोग देखते हैं। कल की क्लास में ये बात हुई थी कि इथिकल मैनेजमेंट क्या है। नैतिक प्रबंधन का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई निर्णय लिया जाए या कोई प्रोसेस डिसाइड किया जाए, किसी भी संगठन के निर्णय प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को महत्व देना। सिंपल चीजें, नैतिक मूल्य के आधार पर निर्णय और प्रक्रिया का निर्धारण ही नैतिक प्रबंधन है। लेकिन नैतिकता का प्रबंधन क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। अब सोचो आप, नैतिकता के प्रबंधन का अर्थ होता है कि नैतिकता के प्रबंधन का अर्थ है कि नैतिकता के साथ समझौता कर लेना। अरे बात अर्थात यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब कंपनी के लाभ के लिए जब नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर दी जाती है तो उसे कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स कहते हैं उसे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ई नामक कोई कंपनी है, ई नामक कोई कंपनी है, वह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए वो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत का सहारा लेती है, तो कंपनी का लाभ तो होगा, लेकिन वह कंपनी नैतिकता के साथ समझौता कर लेगी। सिंपल शर्त ये है, द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स में होता क्या है, नैतिकता के प्रबंधन में कंपनी क्या करती है, संगठन के हित के लिए या वित्तीय लाभ के लिए कई बार नैतिक मूल्यों को छोड़ देती है। उसे कहते हैं नैतिकता का प्रबंधन। अब एक प्रश्न, एक शब्द है नैतिक प्रबंधन और दूसरा शब्द है नैतिकता का प्रबंधन। नैतिक प्रबंधन में जो मैनेजमेंट है उसमें नैतिक मूल्य प्राइमरी होते हैं, मतलब डिसीजन और प्रक्रिया में नैतिक मूल्य प्राथमिक। लेकिन नैतिकता के प्रबंधन में क्या होता है, कंपनी के हित के लिए कई बार नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं नैतिकता का प्रबंधन। तो नैतिक प्रबंधन में नैतिक मूल्य प्राइमरी है और नैतिकता के प्रबंधन में संगठन का हित प्राइमरी हो जाता है, नैतिक मूल्य सेकेंडरी हो जाते हैं। अब सोचो आप, हम जब नैतिक प्रबंधन की बात करते हैं और नैतिक प्रबंधन में जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो नैतिक मूल्य प्राथमिक होते हैं और वह कर्मचारियों के हितों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। डिसीजन में विचार विमर्श को महत्व दिया जाता है। एक बेहतर वर्क कल्चर की बात करें, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, जोखिम प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है, एक बेहतर वर्क कल्चर का निर्माण होता है, प्रशासन में जवाबदेहिता भी आती है, ईमानदारी भी आती है, पारदर्शिता भी आती है। और एक चीज ये कहा जाए कि संगठन अनुशासित भी होता है, सत्यनिष्ठ भी होता है। लेकिन हम जब नैतिकता का प्रबंधन करते हैं तो नैतिकता का जब प्रबंधन किया जाता है तो कंपनी के लाभ के लिए या संगठन के लाभ के लिए कई बार नैतिक मूल्यों को इग्नोर कर दिया जाता है। और जब नैतिक मूल्यों को इग्नोर किया जाएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है या जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, लोकतांत्रिक संस्कृति है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में संगठन के जितने भी कर्मचारी है उनके बीच एक बेहतर सामंजस्य नहीं होता, एक बेहतर संबंध नहीं होता, कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है। नैतिकता के प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन कठिन हो जाता है। संगठन में न तो जवाबदेहिता होती है न तो ईमानदारी होती है। एक तरह से देखा जाए कि तात्कालिक लाभ तो होता है नैतिकता के प्रबंधन में, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की साख गिर जाती है और
उस संगठन के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लगाव नहीं रह जाता। अब एक प्रश्न, अक्सर देखा होगा कि इथिकल मैनेजमेंट की बात तो की जाती है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो करता क्या है? नैतिकता का प्रबंधन ही तो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पेपर लीक का मुद्दा उठा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर एग्जाम को आयोजित कर रही है, या पेपर वो निजी हित के लिए क्या कर रही है? ये अपने लोगों के कल्याण के लिए वो कई बार पेपर लीक का सहारा ले लेती है। ये एक तरह से देखा जाए निष्पक्षता, ईमानदारी जैसे मूल्यों को इग्नोर कर देना है, ये नैतिकता का प्रबंधन है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि पूरी परीक्षा प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होगी, अंततः उसकी साख गिरेगी। ऐसी स्थिति में उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं, वे वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे क्योंकि उनका मनोबल गिरेगा। अंततः वह ऑर्गेनाइजेशन बाजार में विफल हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमेशा नैतिकता का प्रबंधन एक सामान्य घटना बनती जा रही है। नैतिकता का जो प्रबंधन है एक समान घटना बनती जा रही है। रीजन क्या चीज है? यह कहा जाता है कि नैतिकता का प्रबंधन, मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। अब पेपर लीक, यहां से केस स्टडी जरूर बनाएगा यूपीएससी, यूपी पीसीएस भी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और जो पेपर लीक हो रहा है ना, उसमें नैतिकता का प्रबंधन भी है। कहीं न कहीं कर किया जा रहा है, नैतिक मूल्यों के साथ समझौता कर लिया जा रहा है। तो यह कहा जाता है कि नैतिकता का जो प्रबंधन है, द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, एक सामान्य घटना बनती जा रही है। आखिर रीजन क्या है? क्यों सामान्य घटना बनती जा रही है? उसके पीछे रीजन क्या है? पहली चीज, पारिवारिक मूल्यों का पतन बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी चीज देखा जाए, भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। तीसरी चीज बात करें, उपभोक्तावादी संस्कृति। क्योंकि वो इस उपभोक्तावादी संस्कृति क्या किया? किसको प्रमोट किया? निजी हित को प्रमोट किया है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने निजी हित को प्रमोट किया है, आर्थिक हित को महत्व दिया है। और जहां हम निजी हित को प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहां स्वाभाविक है नैतिक मूल्यों की उपेक्षा अवश्य होगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है उपभोक्तावाद। अब एक प्रश्न उठा है, एक प्रश्न पूछा गया है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक नैतिकता और पर्यावरणीय नैतिकता को प्रभावित किया है? सामाजिक नैतिकता, सोशल इथिक्स का मतलब क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच संबंधों में जो नैतिक मूल्य है उसे कहा जाता है सामाजिक नैतिकता। हम सोशल एथिक्स की बात करें, आप सोचो, उपभोक्तावादी संस्कृति ने निजी हित को महत्व दिया, निजी हित ने स्वार्थ को महत्व दिया, स्वार्थ ने निस्वार्थ को कमजोर किया, और निस्वार्थ को के कमजोर होने से संघर्ष बढ़ा। और जब संघर्ष बढ़ा तो समाज के विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच जो संबंध था, कर्तव्य का भाव था,
कर्तव्य निष्ठा थी वो खत्म हो गई। दूसरी चीज, इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या किया? प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि समाज के प्रति जो दायित्व है उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। जब लोग सामाजिक दायित्व की उपेक्षा कर देंगे तो फिर सामाजिक नैतिकता का पतन शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या किया? आर्थिक लाभ को महत्वपूर्ण बना दिया। और जब आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होगा तो व्यक्तियों के बीच संबंधों का मूल्यांकन इस आधार पर होगा, वो मेरे लिए किस आधार पर और कितना आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी है। जैसे आज के युग में रिश्तों का मूल्यांकन मानवीय मूल्यों के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक लाभ के आधार पर हो रहा है। और लोग अपने उन्हीं रिश्तेदारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो उनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। अरे बात है। और कई बार हम जब रिश्तेदारों की बात करते हैं, उन रिश्तेदारों की ज्यादा तारीफ की जाती है। सांस लोग बताते हैं अपने परिवार में, समाज में, वो मेरा रिश्तेदार है, ये जो अच्छे पद पर है, पैसे वाला है। आज तो कोई गरीब रिश्तेदार है तो उसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। यही हो रहा है रिश्तों की महत्ता। अब एक चीज सोचो, आर्थिक लाभ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि परिवार का विभाजन और उस परिवार में वृद्धों की उपेक्षा, क्योंकि वृद्ध उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बन गए हैं, तो उन्हें बोझ माना जाने लगा है। तो वृद्धों के प्रति पहले जो सेवा का भाव था वो खत्म हो गया है। सारी बातें कैसे सामाजिक नैतिकता, यह पर्यावरणीय नैतिकता को, एक चीज सोचो आप, हम हर जगह देखते हैं कि नैतिकता का पतन कितना ज्यादा हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले गुरु और विद्यार्थी के बीच एक संबंध था, आज आर्थिक संबंध है। पैसा दो तो शिष्य के रूप में स्वीकारता बढ़ेगी, अन्यथा नहीं होगी। तो गुरु और शिष्य के संबंध में क्या आ गया? पैसा। हाँ, जब पैसा हो जाएगा ना तो सामाजिक नैतिकता का क्या होगा? पतन। क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? आर्थिक लाभ चाहिए। जब विवाह की बात की जाती है, दहेज लिया जाता है नहीं, तो सामाजिक नैतिकता का पतन कितना हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अक्सर देखा होगा हम सबके घर के गार्जियन जो है, यदि लड़की वाला ज्यादा दहेज देता है, गार्जियन कहता बहुत अच्छे लोग हैं, शादियां होनी चाहिए, और दहेज न दे बहुत बुरे लोग हैं। और यदि लड़की वाला लड़की को बैठा करके उसके आगे 1 करोड़ की गड्डियां दिखा दे तो लड़का क्या कहेगा? कितने लड़की वाले सुशील हैं, इतने सभ्य हैं, इतने एजुकेटेड, यही नहीं कहेंगे? मतलब पैसा बोलता है। यही हो रहा है। किस तरह सामाजिक नैतिकता का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। एक चीज सोचो, और क्या, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो आपको महत्ता मिलेगी, अन्यथा लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। बातें समझ आ गई? ये कैसे नैतिकता के प्रबंधन की बात करें। एक सबसे बड़ी चीज बात करें, नंबर 4 की बात करें। वो कह रहा है कि कंपनी का मूल्यांकन, और जब कंपनी का मूल्यांकन आर्थिक लाभ के आधार पर होगा तो कंपनी के लाभ को महत्व देगी। और जब कंपनी के लाभ को महत्व देगी ना तो गलत विज्ञापन करेगी। जैसे कंपनी देखा होगा कई बार लाभ के लिए गलत विज्ञापनों का सहारा लेती है, और गलत विज्ञापनों का सहारा लेने का मतलब ये नैतिकता के साथ सारी नैतिकता का प्रबंधन। ये रहा, ये हो रहा है, ये देखा जाए तो नहीं, ये स्थिति है। अगली चीज बात करें, कारपोरेट गवर्नेंस का अभाव। एक बड़ा सा रीजन ही है।
अगली चीज बात करें हम लोग, सबसे बड़ी चीज, आधार पर न होना, अर्थात इथिकल ऑडिट, नैतिक ऑडिट का अभाव, और एक सबसे बड़ी चीज, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, स्वाभाविक है क्या होगा, बिल्कुल उस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में, जो सुना होगा, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सफलता के लिए लोग पेपर लीक, चीटिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये किन प्रकार सफलता चाहिए। साध्य प्राइमरी है, साधन सेकेंडरी है। साधन नैतिक हो या नैतिक, उसका कोई प्रभाव नहीं, बस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी पे डिबेट ही, सोचो आप, क्लियर। नैतिकता, आप एक चीज सोचो, नैतिकता का जो प्रबंधन है ना, मैं बार द मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स की बात करें, आखिर नैतिकता के प्रबंधन को प्रमोट करना तो क्या क्या करना होगा, सॉरी, नैतिकता के प्रबंधन को रोकना है, एथिक्स के साथ कोई मैनेज, कोई समझौता ना हो, तो क्या करना होगा। आप एथिकल ऑडिट की बात करो, आप नैतिक प्रशिक्षण की बात करो आप, और किसी भी कंपनी के क्रेडिट का निर्धारण एक होना ये चाहिए ना, एक नैतिक संहिता के साथ, एक देखा जाए एथिकल रेटिंग जारी की जानी चाहिए। किस कंपनी ने इस अनुपात में एथिकल मैनेजमेंट को प्रमोट किया है, और उसी के आधार पर उसकी रेटिंग जारी हो और फंड का आवंटन हो। इसे होगा क्या, इसे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने संगठन के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करेगा, या फिर एथिकल मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा। अरे बात है, क्योंकि रेटिंग, और जब कहा जाता है कि एथिकल वैल्यूज के प्रयोग के आधार पर मैनेजमेंट के संबंध में जब रेटिंग जारी की जाएगी, और उसी के आधार पर साख का निर्धारण किया जाए, साख, तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल मैनेजमेंट के लिए कोशिश करेगा, वो हो जाएगा ये नैतिकता का प्रबंधन। अब एक चीज सोचो, एक शब्द और है नैतिकता के लिए, समझौता। नैतिकता के लिए समझौता क्या है, हमेशा नैतिकता के लिए समझौता का मतलब होता है कि नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समझौता करना। गुड, अरे बात सिंपल चीजें, नैतिकता के लिए समझौता का मतलब होता है कि संगठन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समझौता करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ए नामक कोई कंपनी है, बी नामक कोई कंपनी है, दोनों आपस में समझौता करती हैं, ना तो हम रिश्वत देंगे न तो आप रिश्वत लेंगे, क्लियर। और दूसरी चीज, आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, अरे बात है, तो नियमों के आधार पर दोगे। जैसे मान लिया जाए ए नामक कंपनी और बी नामक कंपनी, दोनों के बीच आपस में समझौता होता है। ए नामक कंपनी कहते हैं मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दूंगा,
पर शर्त यह कि बी, तुम्हें रूल को फॉलो करना होगा। और तो मेरी कंपनी उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए। यह नैतिकता के लिए क्या है? समझौता है। सारी बातें मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जब दो ऑर्गेनाइजेशन या दो संस्था आपस में समझौता करें तो उसे कहते हैं नैतिकता के लिए समझौता। अब एक चीज सोचो, जब दो ऑर्गेनाइजेशन नैतिकता के लिए समझौता करेंगे इसका परिणाम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में नैतिक मूल्यों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। एक तरह से यह कहा जाता है, हमें बात करें, यदि नैतिकता के लिए तो स्वाभाविक है ईमानदार कार्य संस्कृति का निर्माण होगा। नियम का अनुपालन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि नैतिकता के लिए समझौता होगा तो संगठन में लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन। अगली चीज देखा जाए, जोखिम प्रबंधन आसान होगा। एक बड़ी चीज यह देखा जाए, यदि नैतिकता के लिए समझौता किया जाए तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। और सही उपभोक्ता को अधिकतम लाभ होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उपभोक्ता को, यह फायदा होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसका लाभ क्या होगा? ठीक है, अब सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या दो ऑर्गेनाइजेशन नैतिकता के लिए समझौता करते हैं तो क्या परिणाम होगा उसका? एक सबसे बड़ी चीज तो हम बात ये करें, उसका लाभ क्या होगा? ये बात समझ में आ गई? दूसरा शब्द ये है नैतिकता के साथ समझौता। नैतिकता के साथ समझौता का मतलब क्या होता है? आर्थिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों को छोड़ देना। ये चीज सिंपल चीज है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल मैनेजमेंट को, नैतिक प्रबंधन को इग्नोर कर दिया जाए तो उसे कहते हैं नैतिकता के साथ समझौता। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ए नामक कोई कंपनी है, बी नामक कोई कंपनी है, दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है, बी कहता है ए से तुम मुझे रिश्वत देना,
और बदले में रूल का उल्लंघन करके मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। और यही होता है, सारी बातें हमेशा। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वो क्या चीज है? इंडिया में जितने भी घोटाले हो रहे हैं ना, वह एक तरह से नैतिकता के साथ क्या है? समझौता ही तो है। बिल्कुल नहीं। अब एक चीज सोचो, आखिर रीजन क्या है कि नैतिकता के साथ समझौता हो रहा है? सिंपल वही चीजें जो नैतिकता का प्रबंधन है। नैतिक एथिक्स को मैनेज किया जाता है, और मैनेज हमेशा नकारात्मक अर्थ में होता है, याद रखना। सारी बातें यहां भी वही चीजें होंगी, नैतिकता के साथ समझौता। उन्हें एक प्रश्न, कई बार कल में डिस्कस किया था, नैतिक चोट क्या होती है? नैतिक चोट की बात करें हम लोग, इथिकल वार की बात करें हम लोग, नैतिक चोट का मतलब होता है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए, जब कोई व्यक्ति बार बार नैतिक संकट से गुजरता है ना, तो उसे नैतिक चोट पहुंचती है। बार बार नैतिक संकट से गुजरना, और इथिकल क्राइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब मैं जानता हूं कि वह कार्य अनैतिक है, फिर भी अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर कर देना, न चाहते हुए भी अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर कर देना ही नैतिक संकट है। हाँ, जब कोई व्यक्ति बार बार नैतिक संकट से गुजरता है, नैतिक संकट से जब बार बार गुजरता है, तो उसे कहते हैं नैतिक चोट कहते हैं। क्लियर? और जब बार बार नैतिक चोट पहुंचती है ना, तो वह नैतिकता के साथ समझौता कर लेता वह। अरे बात है। और जब नैतिकता के साथ समझौता कर लेगा, तो मान लेगा, वो मान लेता है कि अनैतिक बनकर ही बेहतर जीवन जिया जा सकता। जैसे मुखर्जी नगर की बात करें, ईमानदारी से कोई नहीं चल सकती। जो जितना झूठ बोलेगा, एडमिशन उसी का होगा नहीं, हमेशा। अब जब कोई व्यक्ति बार बार, सोचो, नैतिक संकट से गुजरने के लिए बात किया जाए, उसे कहते हैं नैतिक चोट कहते हैं उसे। बिल्कुल। जब एक लोक सेवक, सही बात है, जब राजनेता बार बार ब्यूरोक्रेट पर दबाव डालते हैं गलत काम करने के लिए, जबकि जानता गलत है, जब अनैतिक काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता बार बार, तो नैतिक रूप से चोटिल हो जाता हुआ। हरी बात है। उसके अंदर की जो नैतिकता वो चोटिल हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो नैतिकता को छोड़ देता है और नैतिकता के साथ समझौता कर लेता हुआ। उसको लगता आगे बढ़ना है तो फिर गलत काम करना ही होगा, नेताओं को पैसा देना है तो गलत काम करना ही होगा। हरी बात है। और धीरे धीरे वो करप्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले वो एंट्री करता, बड़े जोश के साथ सिस्टम को बदल कर रख दूंगा मैं, लेकिन जब नैतिक चोट बार बार पहुंचती है ना, तो क्या करता बताओ? जब भी नैतिक चोट बार बार पहुंचती तो उसे छोड़ देता अब। यही करता है। अंततः वह होता क्या है, जितनी भी प्रशासनिक मूल्य हैं उसे वो छोड़ देता है। इसका मतलब कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा को इग्नोर कर देता है, संवेदनशीलता भी खत्म हो जाती है, जनता प्रथम की भावना भी खत्म हो जाती है, नियमबद्धता खत्म हो जाती है, निजी हित को क्या करता है, महत्व देने लगता है, लोचशीलता भी खत्म हो जाती है। सारी बातें, आधुनिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी उसकी खत्म हो जाती है। संविधान
लोकतांत्रिक मूल्यों को इग्नोर करने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर ईगो आ जाता है। और जब अहम का भाव पैदा हुआ ना, तो शक्ति के केंद्रीकरण को प्रमोट करने लगता है। वह ये होता है नहीं, शक्ति का केंद्रीकरण, ये स्थिति होती है। चला जाए अब ये अगला जो शब्द है, इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा क्या होती है? अच्छा, एक और चीज जो मैं एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, क्या आप कभी नैतिक चोट से गुजरे हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। बार बार यदि नैतिक संकट से गुजरे हैं तो नैतिक चोट से भी गुजरे होंगे, नहीं? लेकिन नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नैतिक चोट तब होती है जब नैतिक संकट की स्थिति पैदा हो और नैतिक संकट में आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो यूपीएससी कहां कहता नकल कीजिए आप? नहीं नहीं नहीं, वो अलग इशू। नहीं नहीं, गलत काम करने के लिए मजबूर कर देना, अरे बात वो एग्जाम्पल नहीं चलेगा। जैसे नैतिक संकट में कल हम लोग बात कर रहे थे, घर वाले कहते हैं क्या, बिल्कुल एकदम दहेज वाली बात है, जबकि वो गलत है। घर वाले कहते नहीं नहीं, दहेज लेना तो लेना है, अब लाख विरोध करो। घर वाले कहते जातिवाद सही है, अब सोचो, जबकि जाते जातिवाद गलत है। तो जातिवाद के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखने के लिए घर वालों का दबाव पड़ना, ये नैतिक संकट है, जबकि जाति भेदभाव अपने आप में अनैतिक है और गलत है। नहीं, हमेशा कई बार क्या होता है, देखा होगा, घर की महिलाएं घूंघट में, तो घर वाले सिखाते हैं आप भी घूंघट में रहो, जबकि घूंघट अपने आप में गलत है। तो महिलाओं को घूंघट में रहने के लिए मजबूर कर देना अपने आप में नैतिक संकट है, जबकि महिलाओं को पता है कि घूंघट की प्रथा गलत है, अनैतिक है। और जब बार बार स्थिति पैदा होती है ना, तो महिला या पुरुष नैतिक रूप से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, नहीं, नैतिक चोट पहुंचती है उसे, होता है। गुड। इथिकल डायलेमा क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? दुविधा कहते किसके है? हमेशा ध्यान दो, दुविधा का मतलब क्या होता है? डायलेमा, आपके सामने दोनों विकल्प बेहतर है, दोनों अच्छे विकल्प हैं, अब हम किसको चुने, इसे कहते हैं डायलेमा। जैसे आपके सामने पता ये चला, गौर करना, कि कोचिंग में आए आप, हर कोचिंग में दावा कर रहे मैं ही आपको आईएएस बना सकता हूं, कोई अपने आप को कमजोर नहीं बता रहा है, नहीं, हर कोई कहता है मैं बस आपको टॉपिक कराऊंगा, और जो टॉपर का फोटो है हर जगह है, बिल्कुल हर कोचिंग में टॉपर्स का फोटो है। आप सोचो, हर कोचिंग वाला दावा करेगा, आप डायलेमा में फंस गए। जैसे दो लड़कों ने कहा कि सर हम लोग 10 कोचिंग में 10 दावा कर रहे थे, हमारे क्लास हर जगह फोटो दिख रहा था टैलेंटेड बच्चों का, डायलेमा में फंस गए, कौन अच्छी है और किसको चुने। वो सब कोचिंग से निकले, मुखर्जी नगर के बस स्टॉप पर 2 घंटा बैठ गए, फिर बैठ के निर्णय लिए कि चलो उठते हैं, सबसे पहले जो कोचिंग मिलेगी उसी में एडमिशन ले लेंगे। हाँ हाँ दोनों ने कहा कि सर हम जो निकले बस स्टॉप से, जो आगे बढ़े तुरंत एलएस का बोर्ड देखा, उसी में घुस गए, फिर एडमिशन ले लिए, पूछा भी नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने डायलेमा में फंस चुके थे। हर कोचिंग वाला दावा कर रहा मैं ही आपको आईएएस टॉपर बना दूंगा, नहीं। अभी देखा होगा प्रीलिम्स कर हर कोई क्या दावा कर रहा है, 100 में 99 क्वेश्चन मेरे नोट से दावा कर रहा है, और जबरदस्त उसकी जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है, नहीं, एकदम दावा। जैसे एक छोटे एक कबड्डी लीग सुना होगा,
कबड्डी लीग, ये स्टूडेंट है, उसके बड़े भाई कबड्डी लीग हाँ परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वो बड़े बड़े लोग उसमें। उसने कहा सर आपकी फोटो लग जाएगी, आपकी कोचिंग का नाम लग जाएगा, तो जगह जगह कबड्डी होगी कम से कम सोनी टीवी लाइव करेगा तो आपका फोटो आता रहेगा, आपकी कोचिंग का नाम आता रहेगा। तो परसों नरसों मीटिंग है, आएंगे सब, तो पैसे वाले हैं सब, उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जहाँ जिनका सब्सक्राइबर है 50 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो अमित बढ़ाना है कोई 50 मिलियन, समझ लो 5 करोड़ सब्सक्राइबर। तो कह रहा था कि हम लोग एक बार निश्चय को 2-4 वीडियो चला देंगे। अब ये देखो, तो स्टूडेंट मैं नहीं कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा स्टूडेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है, अपने भाई से कह रहा है इस तरह की कोचिंग के बना। खैर, पर उसने क्या कहा, सर ऐड तो हो जाएगा लेकिन एक शर्त है। क्या कहा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग। और अमित बढ़ाना केवल झूठ बोलेगा, जितने टॉपर्स सब निश्चय से हैं और सिलेक्शन ही चाहिए, और जितना झूठ हो सकता है पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। आधा 1 घंटा ये बात करता रहा। एक शर्त है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग केवल झूठ फैलाएंगे आपके बारे में। और देखिए कैसे एडमिशन नहीं होता है। हमने कहा यार इतने तो हर कोई पकड़ लेगा सफेद। कहा आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग बोल देंगे एसेंस सर को मैंने हायर किया, उनको पेमेंट करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ाए वो चले जाए। आप बच्चों से बात भी नहीं करेंगे, बच्चा मुझसे बात करेगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना, तुमने एडमिशन लिया नहीं कि टॉप 10 में तुम्हारी रैंक लगेगी। अब 1 घंटा मैंने कहा कुछ ज्यादा ही झूठ हो जाएगा, ये तो पकड़ में आ जाएगा, इतना झूठ। उसने कहा सर चलाना तो बताइए, हम ऐड करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। वही चीज अब मुखर्जी नगर में हो रहा है। अब एक चीज सोचो जरा, मैं एग्जाम्पल लिया एथिकल डायलेमा का। एक चीज सोचो, हर कोई नैतिक दुविधा से गुजर रहा है। अब मेरे पास आता तो मैं फिलॉसफी की तारीफ करता हूं, और ये निबंध में ये सही, इथिक्स में ये। आप जाओगे PSIR के पास, वो अपनी तारीफ करेगा। आपके लिए दोनों सब्जेक्ट नया है, आप डायलेमा में फंस गए, किसको चुने और किसको ना चुने। एथिकल डायलेमा का मतलब क्या होता है? नैतिक दुविधा। आपके सामने 2 समान मूल्य है और दोनों सही है, और उसमें से किसी एक को चुनना है। सारी बातें, उसमें से किसी एक को चुनना है। आप डायलेमा में फंस गए। सारी बातें, इसे कहते हैं एथिकल डायलेमा। मतलब जब 2 सिद्धांतों में से मूल्यों में से किसी एक का चयन करना कठिन हो जाए, इसे कहते हैं एथिकल डायलेमा कहते हैं। बातें समझ में आ गई? ठीक है। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, घर में मां और पत्नी की भी झगड़ा हो गया और आप बीच में खड़े हो, और पत्नी भी अपेक्षा करेगी आप उसका साथ दो, मां भी अपेक्षा करेगी आप उसका साथ दो। आप डायलेमा में फंस गए कि किसका साथ दें। किसी एक का साथ दोगे तो दूसरा क्या करेगा? गुस्सा करेगा। झुकाव दोनों तरफ है, पर आप डायलेमा में क्या हो गए? उसके भी सबसे अच्छा रास्ता, लड़का ने राकेश बड़ा अच्छा रास्ता बताया कि जब मेरी माँ और मेरी पत्नी में झगड़ा होता तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूं बाहर, न रहूंगा न कोई मुझसे अपेक्षा। और 2-3 घंटे में झगड़ा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और कह रहा था जब शांत हो जाता तो मैं माँ के पास जाता हूं और पत्नी को 20 गालियां देता हूं, माँ से धीरे धीरे, ताकि पत्नी न सुन पाए। तो माँ को लगता बच्चा मेरा ही है, अरे बात मेरा पक्ष ले रहा है। हाँ माँ एकदम बुरी है, मेरा भी जीवन नरक हो गया है। पर कर क्या सकते हैं? घर से निकालोगे तो इज्जत चली जाएगी, वो भी उचित नहीं है। अब पत्नी के पास जाता तो माँ की आलोचना करता हूं। अब सोचो, पत्नी भी खुश, माँ भी खुश, दोनों को क्या कमाल का मैनेज कर रहा है वो।
समझ में आ रही बात है? तो हमेशा इथिकल डायलेमा से बचने को उसका सबसे आसान रास्ता है घर से बाहर निकल जाना। सामने रहेंगे तब तो लोग अपेक्षा करेंगे, जो झगड़ा शुरू हुआ उसको पता चल जाता घंटों तक चलेगा झगड़ा, इसे बेहतर करो डायलेमा। ऐसा होता है, मुझे लगता है हर शादीशुदा व्यक्ति के साथ ये स्थिति हाँ, कुछ पिछड़े में ऐसा होता है, पत्नी को छोड़ दो, मां के साथ रहना है, हरी बात है, तब बड़ी बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। हरी बात है, तभी डायलेमा में तब भी पत्नी कहती मुझे मां के साथ रहना ही है, चलो तुम्हारे साथ अकेले दूर बाहर, वो डायलेमा में वो फंस जाता है। नहीं तो बेहतर है कि माँ और पत्नी दोनों को समझाओ, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखना, एक दूसरे अलग हो जाओ। तो माँ पत्नी को हम शहर में छोड़ देते हैं, न तुम्हारे सामने रहेगी न झगड़े करेगी, दोनों की इच्छाएं पूरी होगी। डायलेमा ऐसा होता है, जैसे अक्सर देखा होगा ब्यूरोक्रेट, उसके सामने भी डायलेमा पैदा होता है। नहीं, कई बार जैसे गोपनीयता की शपथ लेकर रखा है, पर आरटीआई के तहत सूचना उसे देनी है, वो डायलेमा में फंस गया। पर एक बात कहना चाहता हूं, जब एक राजनेता ब्यूरोक्रेट पर दबाव डालता गलत कर्म करने के लिए, तो नैतिक संकट है, याद रखना, नैतिक दुविधा नहीं है, वो नैतिक संकट है। नैतिक दुविधा में दोनों सिद्धांत सही होते हैं। नैतिक संकट में एक विचार गलत ही होता है, पर गलत कर्म करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, और नैतिक दुविधा में दोनों सिद्धांत सही हैं, दोनों मूल्य सही हैं, दोनों मूल्य नैतिक हैं, उसमें किसी एक का चयन करना होता है हमेशा। अब एक चीज बात करें, जो एथिकल डायलेमा है परिवार के स्तर पर भी होता है, परिवार के स्तर पर भी होता है एथिकल डायलेमा। पति पत्नी भी झगड़े हो तो किसका साथ दें? बिल्कुल नहीं। फादर और चचा में झगड़ा हो, किसका साथ दें? तो एक तो पिता है, दूसरा पिता तुल्य है, हम किसका साथ दें? वो डायलेमा में फंस जाता हो। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, जाति धर्म का जब मुद्दा उठेगा ना, तो डायलेमा नहीं, वो संकट है, वो नैतिक संकट है, नैतिक दुविधा, क्योंकि जाति भेदभाव अपने आप में अनैतिक है, धार्मिक भेदभाव अपने आप में अनैतिक है, अनइथिकल है वो, ठीक है। प्रशासनिक स्तर पर देखा होगा बहुत सारी डायलेमा की स्थिति पैदा होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, कई बार स्वतंत्रता और समानता के बीच, कई बार सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच डायलेमा की स्थिति पैदा होती है। हरी बात है, फॉर एग्जाम्पल आप सुरक्षा को प्रमोट करते हो तो स्वतंत्रता खंडित होगी। कश्मीर में सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए जब सेना भेजी जाती है तो लोगों की स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जाता है, और जब इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? खंडित हो जाएगी। जबकि सुरक्षा भी चाहिए और स्वतंत्रता भी चाहिए, दोनों में से किसको चुने? एक को चुनते हैं दूसरा छूट जाता है। हाँ बिल्कुल, क्लियर। हाँ, अक्सर देखा होगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल, कोविड काल में आपने देखा होगा, आपके घर के किसी व्यक्ति की मौत होती है कोरोना से, पर आप टच नहीं करते हो, टच करना चाहते हो, मजबूरन आपको बाध्य कर दिया जाए तो उससे दूर बने रहो आप नैतिक संकट में फंस गए। उनकी डेड बॉडी को जलाना है, नैतिकता कहती कि आपके पिता को आप जलाओ। सारी बातें जो कर्मकांड है उसका अनुपालन है, पर दुर्भाग्य क्या है कि नहीं, आप भी संक्रमित हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? आप प्रश्न उठा, प्रशासनिक स्तर पर जब इथिकल डायलेमा की स्थिति पैदा होती है तो नैतिक दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है? कुछ तो रास्ता होगा। रास्ता क्या है? एक चीज सोचो, जब भी डायलेमा की स्थिति पैदा हो,
प्रशासनिक स्तर पर, तो जितने भी संवैधानिक मूल्य हैं उसको सामने रख लो और उसके आधार पर हम विकल्पों का चयन करें। फॉर एग्जाम्पल, हम सार्वजनिक हित को महत्व दें। नंबर 2, कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, हम उसका चुनाव करें। तीसरी चीज, हम जब विकल्प का चयन करें तो सोचें किस विकल्प के चयन से समाज का बेहतर विकास हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, हम सामाजिक न्याय को ध्यान में रखें। और गांधी जी का जो मंत्र है, जब भी कोई कदम उठाओ तो देख लो कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यह डायलेमा है। सामाजिक स्तर पर यदि डायलेमा की स्थिति पैदा हो तो क्या करें हम लोग? सामाजिक स्तर पर इथिकल डायलेमा की स्थिति यदि पैदा होती है तो क्या किया जाना चाहिए? हमारे पास रास्ता क्या है? ठीक है, सबसे पहले रास्ता तो ये सामाजिक स्तर पर तो हम उन विकल्पों का चयन करें जो समाज को प्रगतिशील बनाए। याद रखना, समाज को क्या बनाए? प्रगतिशील और आधुनिक बनाए। यह मानक है। दूसरी चीज, जब आप इथिकल डायलेमा में फंस जाओ तो अपने इंट्यूशन से पूछो, अंतः प्रज्ञा से। और आपका इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता है। आपका इंट्यूशन हमेशा सत्य बोलेगा। ठीक है, जो अंतः प्रज्ञा है हमेशा क्या होगा? सत्य बोलेगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो बातें समझ में आ गई? इंट्यूशन से। तीसरी चीज देखा जाए, आपको यह देखना होगा कि किस विकल्प का चयन करने से व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच बेहतर सामंजस्य हो। और चौथी चीज, हम स्वयं से पूछें भी कि जिस विकल्प का मैं चयन कर रहा हूं, क्या उस विकल्प का अनुपालन करने मात्र से मैं एक नैतिक जीवन जी सकता हूं? अपने आप से पूछना चाहिए। अंत में देखा जाए, ऐसे कौन सा विकल्प है जो सोशल जस्टिस की बात करता है? सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा, प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में जीवन को सुरक्षित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए परिवार वालों का पर्दा प्रथा, अपने पत्नी को पर्दा प्रथा, यह हमारी परंपरा है। आप डायलेमा में फंस गए तो घूंघट की परंपरा गलत है, जो महिलाओं के विकास को बाधित करेगा। और महिलाओं के विकास को बाधित करना एक प्रकार का सामाजिक अन्याय है। नहीं, जब भी आप विकल्प का चयन करो तो यह देखो कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। याद रखना, सामाजिक न्याय की बात कौन करता है? नंबर 2, व्यक्तिगत हित समाज हित की सामंजस्य कौन बनाता है? तीसरी बात, समाज को कौन ऐसा विकल्प है जो प्रगतिशील और आधुनिक बनाएगा? समाज को प्रगतिशील आधुनिक कौन बनाएगा? कौन सा ऐसा विकल्प है? और नंबर 4, अपने इंट्यूशन से पूछा जाए। और सबसे बड़ी चीज, हम स्वयं से पूछें कि जिस विकल्प का मैं चयन कर रहा हूं, क्या उस विकल्प का अनुपालन करने मात्र से मैं एक बेहतर जीवन जी सकता हूं कि नहीं जी सकता हूं? हो जाएगी बातें? ठीक है, ये इथिकल डायलेमा है और प्रत्येक व्यक्ति इथिकल डायलेमा से अवश्य गुजरता है। नहीं? अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पुनः एक प्रश्न, बड़ी चीज, प्रश्न ये उठा कि हम जब भी नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता, कानून और मूल्य की बात करें। 3 बातें होती हैं। कानून क्या है, नैतिकता क्या है और मूल्य क्या है? कोई भी लॉ, कोई भी हो, मॉरलिटी या वैल्यूज की बात करें हम लोग। कानून और नैतिकता क्या है? और क्या जो कानूनी रूप से सही होगा वो नैतिक होगा?
या क्या जो नैतिक है कानूनी रूप से गलत हो सकता है? सारी बातें। और मुझे कब कानून का विरोध करना चाहिए और कब कानून का अनुपालन करना चाहिए, तो कानून और नैतिकता की बात करेंगे हम लोग। कानून एवं नैतिकता की बात करें हम लोग, इसे देखो ध्यान से। ठीक है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंट है, एक अंतर है। कानून किसी संस्था के द्वारा गठित होता है, निर्मित होता है एक विशेष समय में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दो, जो नैतिकता है उसका स्रोत इंट्यूशन है। अंतर दो, नैतिकता विकास का प्रतिफल है, कानून का निर्माण होता है। नहीं, दूसरी बात, कानून को थोपा जाता है जबकि नैतिकता स्वतः प्रेरित होती है। व्यक्ति स्वेच्छा से नैतिकता का अनुपालन करता है जब कानून के लिए दंड का प्रावधान है। तीसरी बात, हम जब कानून का उल्लंघन करते हैं ना, तो अपराध बोध नहीं होता, पर जब नैतिकता का उल्लंघन करते हैं तो अपराध बोध होता है और लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। अरे बात है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो कानून हो सकता पूरी दुनिया में एक जैसे हों, ये भारत में एक जैसा हो, पर नैतिकता तो कई जगह पर स्थिति सापेक्ष होती। बिल्कुल, क्योंकि कल्चर के अनुरूप नैतिकता क्या होती है, बदलती रहती है। सच तो ये है, हर वह चीज नैतिक है जो कानूनन सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कानूनन सही है वह अनैतिक भी हो सकता है। जैसे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी हो, कोई ऐसा कानून हो जो विशेष समुदाय के हित में है और सार्वजनिक हित की उपेक्षा हो रही है। सारी बातें, तो वह अनैतिक हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे छोटा सा एग्जांपल, नमक कानून स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो आम जनता के हितों के विरुद्ध था, इसलिए वह कानून अनैतिक। यदि कोई कानून सामाजिक न्याय में बाधक है तो अनैतिक होगा। यदि कोई कानून लोकतांत्रिक मूल्यों में बाधक है या आय की असमानता को बढ़ाता है तो अनैतिक होगा। यदि कोई कानून, जैसे कानून बन गया कि ठीक है यहां सड़क का विकास करना है और पेड़ों को काटना है, यदि कानून के क्रियान्वयन से पेड़ों की कटाई होती है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, सतत विकास बाधित होता है, तो कानून क्या होगा, अनैतिक होगा। इसका मतलब है प्रत्येक कानून नैतिक नहीं होता, कुछ एक कानून नैतिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है अनैतिक हो किंतु कानूनी रूप से सही हो। तो याद रखना, जो कानूनन सही हो नैतिक होगा इस बात की गारंटी नहीं है। अरे बात है, और जो नैतिक हो वो भी कानूनन सही हो, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो प्रश्न ये उठा, क्या कानून का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कानून का विरोध, अभी केन्या में देखा होगा, टैक्स वृद्धि को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है, विरोध जबरदस्त हो रहा है। तो प्रश्न ये उठा कि कानून का विरोध, कानून का विरोध करना चाहिए या नहीं।
आपसे प्रश्न, किस परिस्थिति में कानून का विरोध करना चाहिए? कानून का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, दो मत है। एक मत सुकरात का है और दूसरा मत गांधी का है। सुकरात ने कहा कानून का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून का विरोध करने से अव्यवस्था पैदा होगी और उस अव्यवस्था से आम नागरिकों का विकास बाधित हो जाएगा, ठीक है, और राज्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए देखा होगा सुकरात जेल में भी रहते हुए जेल के नियमों को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की, जबकि प्लेटो ने कहा सुकरात से भाग चलो गुरु। सुकरात ने कहा नहीं, अंततः जहर का प्याला पीना पसंद किया सुकरात ने। नहीं, सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया क्योंकि राजा का आदेश था और राजा का आदेश ही कानून। पर गांधी ने क्या कहा? कानून का विरोध करना न करना डिपेंड करता कानून कैसा है। यदि कानून संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय, जन कल्याण के विरुद्ध है तो उसका विरोध करना आपका नैतिक कर्तव्य है। पर यदि कानून ऐसा है जो जन कल्याण को प्रमोट करता है, सार्वजनिक हित को महत्व देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, न्याय को सर्वसुलभ बनाता है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया। अरे बात है, नमक कानून का विरोध किया उन्होंने इसी आधार पर, बिल्कुल। और सबने अवज्ञा आंदोलन की बात भी की गांधी ने, देखा जाए तो। क्यों ऐसा? अच्छा, यदि कोई कानून मान लिया जाए मौलिक अधिकारों को छीनती तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि कोई कानून शक्ति के केंद्रीकरण या अर्थ के केंद्रीकरण को प्रमोट करता तो उसका विरोध होना चाहिए। पर यदि शक्ति का विकेंद्रीकरण होता, उससे पैसे का, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है, न्यायोचित वितरण होता है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा। हो जाएगा? लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरा जो शब्द है मूल्य, वैल्यूज, मूल्य क्या होते हैं? मूल्य कहते किसे हैं? वैल्यू। हम जो वैल्यू की समान परिभाषा क्या होती है कि वह गुण आवश्यकता की पूर्ति होती हो। यह वैल्यूज है, मूल्य है। लेकिन मूल्य की एक और परिभाषा दी जाती है। जो मूल्य है उचित और अनुचित का मानदंड होता है। ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ध्यान दो, उचित और अनुचित का मानदंड होता है वैल्यूज। मूल्य की दो परिभाषा दी जाती है। किसी भौतिक वस्तु विचार का वह गुण जिसे आवश्यकता की पूर्ति होती है, या सामान्य अर्थ में कहा जाए उचित अनुचित का जो आधार है उसे मूल्य कहा जाता है।
सारी बात। तो मूल्य यह बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो मूल्य उन्मुख होगा वो उचित, और जो मूल्य विमुख होगा वो अनुचित। ठीक है, आप सोचो, हम जब मूल्यों की बात करते हैं और साध्य मूल्य की बात करें हम लोग, साधन मूल्य में समांतर रोटी कपड़ा मकान, साध्य मूल्य में जो है इसको लेकर अंतर है। यह साधन नहीं है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, सुख, आनंद, ये सब क्या है? साध्य मूल्य है। जैसे कहा जाए प्रेम, सत्य, अहिंसा, सुख, आनंद, ये साध्य मूल्य है। तो साधन मूल्य और साध्य मूल्य, साध्य मूल्य क्या है? प्रेम, सत्य, अहिंसा, सुख, आनंद, ये सब के सब क्या है? साध्य मूल्य है। हो जाएगी बात। लेकिन पुनः एक प्रश्न, इसमें डिबेट है, प्रेम, सत्य, अहिंसा की बात करें, सुख और आनंद की बात करें, इसे समझना आप ध्यान से। प्रेम का मतलब क्या होता है? हम जब भी प्रेम की बात करते हैं, एक होता है भौतिक प्रेम, फिजिकल लव, और दूसरा होता है आध्यात्मिक प्रेम या नैतिक प्रेम की बात करें। क्लियर? जो फिजिकल लव होता है ना, वह मानव को भौतिक सुखों की ओर ले जाता है, इच्छाओं की पूर्ति का साधन होता है वह, फिजिकल लव की बात करें। लेकिन जो स्पिरिचुअल लव होता है, भौतिक आध्यात्मिक प्रेम होता है, वो मानव को अद्वैत की ओर ले जाता है। क्लियर? वो मानव को ज्यादा नैतिक बनाता है, मानव को मूल्य उन्मुख बनाता है, बल्कि कहा जाए उसे देवता बनाता है। तो जो आध्यात्मिक प्रेम है, व्यक्ति को बुद्ध बना देता है, वो यह महावीर स्वामी बना देगा, यह राम बना देगा, यह मोहम्मद पैगंबर। क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम के कारण व्यक्ति नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर लेता है, अरे बातें, और नैतिक जीवन जीने लगता हुआ। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम की उच्चतम अवस्था में क्या होता है? उच्चतम अवस्था में वह अद्वैतवादी हो जाता है, या वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था को पा लेता है। पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, यह स्थिति पैदा हो जाती है आध्यात्मिक प्रेम की उच्चतम अवस्था में। और संपूर्ण मानवता एक, वो मानव जात की बात करता है, वो संपूर्ण मानवता के प्रेम की बात करता है, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करने लगता है। अरे बातें, हम ये कह सकते हैं बोधिसत्व, जैसा कि गौतम बुद्ध, जिसका उद्देश्य यह था संपूर्ण मानव का कल्याण करना। इससे जब आध्यात्मिक प्रेम की उच्चतम अवस्था में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है ना, आसो तो संपूर्ण मानव के कल्याण की जब बात करने लगता है, तो होता क्या है? उसकी पूरी कोशिश होती है कि संपूर्ण मानव जात को दुखों से मुक्त करा दिया जाए। अरे बात है, इस अवस्था में वो व्यक्ति करता क्या है? संपूर्ण मानव को दुखों से मुक्त कराने के लिए या अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए वह संदेश देने लगता है, या उपदेशक बन जाता है, या हम ये कहें कि वह एक तरह से मानवता का मार्गदर्शक बन जाता है। और जब मानवता का मार्गदर्शक बनता है ना, कि वो मानव जात को संदेश देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह का कर्म आपको जन्नत की ओर ले जाएगा और किस तरह का कर्म आपको जहन्नुम की ओर ले जाएगा। जब यह संदेश देने लगता है ना, तो लोग उसे पैगंबर बना देते हैं। लेकिन पैगंबर वही बनता है जो आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? अब एक चीज सोचो जरा, स्पिरिचुअल लव की बात करें हम लोग।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपने ईसा मसीह को देखा होगा, चूल्हे पर चढ़ा दिया गया। मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कठिनाइयां कम नहीं झेली, शायद बहुत सारे लोगों को खो भी दिया उन्होंने युद्ध में, इसलिए ताकि मानव जाति नैतिक कर्म करे। हम गौतम बुद्ध को लोगों ने गालियां बहुत दी, अरे बात है, चाहे महावीर स्वामी की बात करें हम लोग। आप सोचो, आप प्रेम, लेकिन हम जब प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की बात, तो समान अर्थ में प्रेम होता क्या है? जब ए नामक कोई व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से प्रेम करता है ना, उस प्रेम का मतलब क्या होता है? हमेशा जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका प्रेम प्रेम तब कहलाता है जब अपने दोस्त को नैतिक मार्ग की ओर ले जाए, उससे धैर्यवान बनाए, उसके अंदर साहस का गुण पैदा करे, उसे यह बताए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित और अनुचित का बोध कराए, साहसी बनाए, धैर्यवान बनाए, उसे नैतिक पथ की ओर अग्रसर करे। और ये बातें तब तो प्रेम कर रहा है वो। उसे अनुशासित करना सिखाए, उसे अनुशासित बनाए, उसे इतना कठोर बना दे फिजिकली मेंटली कि विषम परिस्थितियों में भी वो धैर्यवान बना रहे। और ये बातें हर विषम परिस्थिति में सत्य बोलना सिखाए, मौत का डर खत्म कर दे। इसका मतलब है वो प्रेम कर रहा हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो ठीक है, पर यदि एक पिता अपने पुत्र को कमजोर बनाता है तो प्रेम नहीं है। बेटा नीचे मत उतरना, या तुम खो जाओगे, ये चीज हो जाएगा। तो अपने पुत्र को क्या कर रहा है? वो कमजोर बना रहा है। वो मेरा पुत्र बहुत कमजोर है, अरे बातें कहीं चोट न लग जाए तो कमजोर बना रहा है, तो प्रेम नहीं है वो, क्योंकि वह प्रेम उस बच्चे के विकास को बाधित करेगा, इसलिए उससे प्रेम कहा ही नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात है? तो प्रेम करो, सिंपल चीजें, जिससे प्रेम करते उसे नैतिक मार्ग की ओर ले चलो, उसे अनुशासित बनाओ, उसे नैतिक बनाओ। अरे बात है, साहस, धैर्य, विवेक जैसे गुणों का संचार करो आप, तब तो प्रेम करते हो, अन्यथा प्रेम नहीं करते हो आप। बातें समझ में आ गई? लेकिन अपना एक प्रश्न, प्रेम एक परम मूल्य है, जानते हो क्यों? रीजन क्या है? हम जब किसी से प्रेम करते हैं ना, एक परम मूल्य क्यों है? हम जब किसी से प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, तो प्रेम की उच्चतम अवस्था में क्या होता है? हम करुणाशील और संवेदनशील हो जाते हैं। हम जब प्रेम करते हैं तो अद्वैत की अनुभूति होती है। हम जब प्रेम करते हैं तो सत्य, अहिंसक बन जाते हैं। हम जब किसी से प्रेम करते हैं ना, याद एक फिल्म आई थी, चोट लगी तुमको तो दर्द मुझे होता है। प्रेम में यह होता है, हम जैसे प्रेम करते हैं चोट उसको लगती है, और दर्द जैसे एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, और किसी ने उसके बच्चे को उंगली दिखा दिया, तो मां का बस चले तो उंगली को क्या कर दे? तोड़ दे। यह प्रेम है। नहीं, आप सोचो, करुणा का भाव, तो जितने में मूल्य है, उन मूल्यों का उद्भव प्रेम से होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम करो और प्रेम बांटते चलो। प्रेम कुछ तो समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा? अच्छा, गुड। अब एक चीज सोचो, बड़ी अच्छी बात है प्रेम। कई बार एक शब्द अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, क्या अहिंसा सदैव लाभदायक होती है? नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा उचित होती है, जैसे शिक्षक और गार्जियन
अपने विद्यार्थी या बच्चे को अनुशासित करने के लिए दंड का सहारा लेते हैं। एक डॉक्टर कई बार क्या करता है, पेशेंट का इलाज करने के लिए चीड़-फाड़ करता है, और चीड़-फाड़ करना अपने आप में क्या है, हिंसा है। अब बच्चा कभी चाहता है कि टीचर दंड दे, और जो टीचर दंड नहीं दे बच्चा क्या कहता है, कितना अच्छा टीचर है। बचपन में यही होता है। और जो टीचर मारता है बच्चों को लगता है वो अच्छा टीचर नहीं है। और जो टीचर बचपन में नर्सरी में पढ़ाए ना, केवल हंसाए, जोक सुनाए, कहानियां सुनाए, घुमाए फिराए, तो वो क्या है, सबसे बेस्ट टीचर है। यही तो है नहीं? उसी तरह हम अहिंसा हिंसा की बात करें, सारी बात है। लेकिन पुनः एक प्रश्न उठा, क्या सदैव सत्य बोलना चाहिए? कई बार सत्य असत्य से भी बड़ा हो जाता है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी की जान चली जाती है तो क्या हो जाएगा? वह सत्य सत्य से भी क्या हो गया? नहीं। जैसे एक व्यक्ति आपके कमरे में छुपा हुआ है, बाहरी कोई व्यक्ति आया उसको खोजने के लिए, आपने कहा क्यों खोजना चाहते हो? आपने कहा नहीं, उसको मैं मारना चाहता हूं जान से। कहा देखिए वो चारपाई के नीचे छुपा हुआ है। तो सत्य तो बोल दिया, उसकी जान चली जाएगी नहीं? अब हमेशा ध्यान दें, लेकिन पुलिस चोर को ढूंढने आई तो सत्य बोलना होगा। पर कोई दुश्मन किसी को मारने के लिए आया तो झूठ बोलना सत्य से भी बड़ा हो जाता है। ये हो जाएगा, इतनी चीजें। अच्छा, ये सारे मूल्य की बात कर रहे थे हम लोग। मूल्य में एक शब्द है, मूल्यों का संघर्ष। अच्छा, दो चीजें, नैतिकता का भी संघर्ष होता है और मूल्यों का भी संघर्ष हो जाता है। नैतिकता का संघर्ष क्या है? जब हमारे नैतिक नियम आपके नैतिक नियमों के विरुद्ध हो तो नैतिकता का संघर्ष। जैसे दो शब्द है, एक है नैतिक संघर्ष और दूसरा है मूल्यों का संघर्ष। दो चीज है, एक नैतिक संघर्ष है और दूसरा मूल्यों का संघर्ष है। अब इसे ध्यान से सुनना। नैतिक संघर्ष होता क्या है? मेरे नैतिक नियम अलग है, आपके नैतिक नियम अलग है, ठीक है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन, दो समुदायों के नैतिकता के बीच विरोध की भाव हो तो उसे कहते हैं नैतिक संघर्ष। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम के अकॉर्डिंग कुर्बानी नैतिक है, जैनियों के अकॉर्डिंग कुर्बानी क्या है? अनैतिक है। अब दोनों के बीच क्लैश हो गया, इसको कहते हैं नैतिक संघर्ष कहते हैं। बातें समझ में आ गई? और अक्सर देखा होगा नैतिक संघर्ष होता ही रहता है, एथिकल क्लैश होता है अलग अलग समुदायों के बीच। रीजन ये कि नैतिकता को निर्धारित करने में कल्चर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जहां जहां यदि कल्चर में विविधता पैदा हुई तो नैतिक मूल्यों की मान्यता में भी क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा नहीं? जैसे एग्जांपल लो, आपने देखा होगा गांव में लोग घूंघट को क्या मानते हैं? नैतिक। शहरों में घूंघट को क्या मानते हैं? और शहरों में जो महिलाएं कपड़े पहनती, गांव के लोग कहते हैं अनैतिक है। और गांव के लोग जो महिलाएं जो कपड़े पहनते हैं, शहर के लोग क्या कहते हैं? कितने रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं। नैतिक संघर्ष ये होता है, हो जाएगा। मूल्यों का संघर्ष क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मूल्यों का संघर्ष, ए नामक कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बी नामक कोई समुदाय या ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के मूल्यों में विरोध हो जाए, क्लियर? या विश्वास में अंतर पैदा हो जाए, उसे कहते हैं मूल्यों का संघर्ष।
मूल्य अलग है। नहीं, जैसे हिंदू धर्म मूर्ति पूजा को सही मानता है, इस्लाम मूर्ति पूजा को गलत मानता है। आप दोनों एक दूसरे के मूल्य को गलत मानते हैं। इस्लाम कहता है हिंदू के मूल्य मान्यताएं गलत है, हिंदू धर्म कहता है इस्लाम के मूल्य मान्यताएं क्या है, गलत है। ये मूल्यों का संघर्ष है। विरुद्ध होना एक समुदाय, संस्था या संगठन के विश्वास और मूल्य का दूसरे समुदाय, संस्था या संगठन के विश्वास और मूल्य का विरोध होना ही मूल्यों का संघर्ष है। हो जाएगा। अब ये मूल्यों का जो संघर्ष हर स्तर पर चलता है, वो प्रशासनिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और पारिवारिक स्तर पे भी मूल्यों का संघर्ष चलता रहता है। नहीं, ये संघर्ष काटने में चलता है, देखा जाए तो। चलें, आप सोचो जरा। हाँ, हाँ, एक बात हमेशा, पहली चीज एथिक्स यूनिवर्सल तो होती ही नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे मूल्य हैं जो यूनिवर्सल है। हाँ, प्रेम, हर जगह प्रेम करना चाहिए। मैंने कहा अहिंसा परमो धर्मों को यूनिवर्सल माना जाता है, बंधुत्व की भावना को, न्याय को यूनिवर्सल माना जाता है। क्लियर? यूनिवर्सल मेरे बाहर का मॉरलिटी होती है यूनिवर्सल, पर एथिक्स यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि नीति शास्त्र का संबंध कल्चर से है और कल्चर में अंतर होता है, और एथिक्स का स्रोत समाज है, और समाज में जो परंपराएं हैं ना, वो एथिक्स का स्रोत है। पर मोरलिटी का जो स्रोत है वह इंट्यूशन है, व्यक्ति की अंतरात्मा है, कंसाइंस। हाँ, हाँ, आपकी बात आ रहा हूं। गुड। एक ड्रिंक करने वाला लॉक ड्रिंक करे, एक काटने मारने वाला भी इंट्यूशन कहता वो सही है, लेकिन अपने समुदाय के लोगों को क्यों नहीं काटता वो? इसका मतलब उससे उचित सारी बातें। एक ड्रिंक करने वाला ड्रिंक करता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है उसका बेटा ड्रिंक न करे। एक झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, पर उसकी पूरी कोशिश होती है उसका बेटा उसे झूठ न बोले। एक करप्ट व्यक्ति अपने बच्चे को यही सिखाता कि करप्शन का सहारा नहीं लेना है। हाँ, 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 एक चीज तो कुर्बानी, मैंने कहा कुर्बानी तो ईश्वर के नाम पर कुर्बानी, याद रखना, ईश्वर के नाम पर कुर्बानी। हम ईश्वर अपने आप में प्रेम और सत्य का मूर्त एक रूप है वो। तो वो क्या दिखाता है? कुर्बानी। हम आपके प्रति इतने ज्यादा समर्पित श्रद्धा माने कि हम कुछ भी आपके लिए कुर्बान कर सकते हैं, अपना बेटा ही क्यों नहीं। ये डिवोशन को इंगित करता है। उद्देश्य ही था समर्पण का, त्याग की भावना, समर्पण की भावना कितनी है आपके अंदर, उसकी वजह कुर्बानी का उद्देश्य ही था। पर अपने सबसे पवित्र चीज की कुर्बानी देनी थी ना। आपका पवित्र क्या है? आपका बेटा, आपकी प्रॉपर्टी। दुर्भाग्य, न तो कोई अपने बेटे की कुर्बानी देता है, न तो अपनी प्रॉपर्टी की कुर्बानी देता है। कुर्बानी के नाम पर हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं। देवी को बलि दी जाती है, और बलि किसकी दी जाती है? आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसकी कुर्बानी। और प्रेम कब होगा? सबसे ज्यादा प्रेम किसकी होती है? अपने बच्चे के प्रति। क्या कोई बलि अपनी देवी को अपने बच्चे को देता है? लोग मुर्गा पकड़ लाए और कुर्बानी दे दिया उन्होंने। पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिला, ईद नहीं, बकरीद थी 17 को। एक कादिर नाम का व्यक्ति आता है, तो मान लो चचा वचा के पास, और नॉनवेज की ज्यादा शौकीन। आप सोचो जरा, वो तबला बजाने वाला, तो जब उससे बात होने लगी तो उसने कहा मुझसे बैठ के कि यशवंत भैया, जिस जानवर की मैंने बलि दी, बकरी की, उसको मैं 3 साल से, बचपन से पाल के रखा था। और जब कुर्बानी की बात होने लगी तो मेरे फादर रोने लगे। उतना प्रेम है उसके अंदर, क्योंकि जो गोद में लेकर के आके उनकी गोद में लेट जाता था, वो छोटा था, तो
तो हमने कहा तो कुर्बानी कैसे? क्या जब उसकी कुर्बानी की बात उठी तो हम लोग उसको दे दिए जो चिक होते हैं, तो तुम दूर ले जाके कुर्बानी करो। और उसके मांस को हम लोगों ने नहीं खाया। कहा जो आपके यहाँ मांस का टुकड़ा है उसी का है, पर हमारे घर में उसका मांस नहीं खाया जाएगा। फादर ने कहा वो प्रेम इतना हो चुका है, उसका मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि फादर ने सोच लिया अब हम जानवर पाल कर कुर्बानी नहीं देंगे, जब भी कुर्बानी देनी होगी हम बकरे को खरीदेंगे उसी दिन या एक हफ्ते पहले और कुर्बानी दे देंगे, ताकि उसके प्रति प्रेम भाव। ये कुर्बानी है कहाँ? कुर्बानी तो उसकी होती जो आप जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इंसान कितना चालाक है, वो ईश्वर को भी बेवकूफ बनाता है और देवियों को भी, कि प्रेम अपने पुत्र की बलि दो ना देवी को। अल्लाह को कुर्बानी देना, अपने पुत्र की कुर्बानी दो। आप व्यक्ति दो ही को सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपनी प्रॉपर्टी को और अपने पुत्र को, और दोनों की कुर्बानी नहीं देता। यदि ईश्वर कह दे तुम अपनी जमीन जायदाद मकान सब कुछ मंदिर मस्जिद को डोनेट करके छोड़ दो, तब तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। तो जानते लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे जैसे ईश्वर बहुत देखा, जाओ हमारे भी बदल देंगे। हाँ? ईश्वर, इसीलिए मैंने कहा जो सबसे हम कुर्बानी देने की सबसे प्यारी चीज है वो बनी रहे, इसे कुर्बानी देते हैं। तो मेरी प्यारी चीज की कुर्बानी क्यों देंगे? अब आईएएस बन गए, फादर ने कहा बेटा जो मांगूंगा दे दोगे? कहा हाँ पापा। क्या ठीक है आईएएस बस रिजाइन दे दो गया। कहोगे पूरा जीवन ही लगा दिया इसी के लिए, तो क्यों त्याग पत्र दूं मैं? फादर को ठीक है फादर आप कोई आप नाराज हो जाइए, अकेले जाकर ये कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पद को क्यों, किसी पद से सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ है, तुम क्यों छोड़ेंगे? आते समझ में आ रही बात है? इसीलिए मेरे अनुसार कुर्बानी ईश्वर को बेवकूफ बनाने का सबसे बेहतरीन साधन है। कोई अपनों की कुर्बानी नहीं देता। यकीन करो हर कोई अपनी प्रॉपर्टी की कुर्बानी कर देना, देश में गरीबी क्या हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी कुर्बान कर दो गरीबों को, कोई करेगा? नहीं करेगा। ऐसे जो जाते मंदिर मस्जिद में क्या करते हैं, हे ईश्वर हे अल्लाह मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, मेरा नहीं, स्वार्थ बस हम मंदिरों में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते ही नहीं है। ऐसा होता है जो मैं कह रहा हूं ना, कुछ मुस्लिम दोस्त ईद में के साथ, ये मैं डायरेक्ट बोलता हूं, तो सब कहते हैं यार तुम ऐसा ऐसा स्पीच देते हो कि लगता है धर्म ही गलत है। मैंने कहा था बिल्कुल, कुर्बानी का मतलब ये होता है। हाँ सेवैया बने तो मैं भी आता रहूंगा आपके घर, सेवई खाने आता रहूंगा। सेवई खाने जो है बकरीद में कुछ बनता होता नहीं, बिल्कुल कुर्बानी देते हैं लोग, इसे जाने का कोई मतलब नहीं है। खैर ये हो जाएगा तो दिक्कत। अच्छा मूल्यों का संघर्ष कैसे चलता है, तो एक ब्रेक ले लें।